हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्ट्रेटजिक क्लासरूम। उम्मीद तो आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया था रिवीजन प्लान, तो उसमें एक दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जैसे उसमें एक चीज़ थी कि हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, और दूसरी चीज़ थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द मैगज़ीन्स, जो कि करंट अफेयर्स वाले जब टाइम था जब उसको रिवाइज़ हम कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि देर आर टू मैगज़ीन्स दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, that should be the most important magazines in your preparation while you are preparing for the civil services exam. तो आज हम उन दो मैगज़ीन्स के बारे में बात करेंगे, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, how they are important, and how they might help you in most of the subjects, I would say, and in general in your language, how to be strong in your language, professional language, let's just say. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ये फॉरेन अफेयर्स वाला मैगज़ीन। देखें, दिस मैगज़ीन फॉरेन अफेयर्स शुड बी, जैसे मैं अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में कहूँ कि दिस शुड बी अ तावीज़, ठीक है ना, फॉर एन एस्पिरेंट। हर एस्पिरेंट को ये एक तावीज़ तो खैर बांधते हैं, लेकिन ये अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इस तावीज़ में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने फूंक मारी हुई है, लिखा हुआ है, ठीक है ना, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी टॉपिक पे, इंटरनेशनल टॉपिक हो, नेशनल टॉपिक हो, या फिर क्लाइमेट पे हो, किस चीज़ पे भी, जेंडर इनइक्वालिटी पे हो, मतलब दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ सेंचुरी। ओके, दिस मैगज़ीन, जो प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो आज तक मैंने पढ़े हैं इस मैगज़ीन में, उन्होंने ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट ओपेड्स जिसको कहते हैं, जैसे एंथनी ब्लिंकन हो गया, ठीक है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और हिलरी क्लिंटन थी, प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रम्प व्हेन ही वन एक्चुअली। तो हिलरी क्लिंटन, उसने लिखा हुआ है इन पेजेस में, और जिसका यूएस हिस्ट्री हो उसको पता होगा थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट था यूएस का 1901 में, रूजवेल्ट, जिसका निकनेम टेडी रूजवेल्ट भी था, उसने भी इस पेजेस में लिखा हुआ है, लिटरली ऑन दीज पेजेस। ओके, तो ये इससे फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मतलब हाई लेवल इंटेंसिटी जो है इन पेजेस में है, ओनली इफ़ यू केयर टू रीड देम। तो लेट्स जंप राइट इनटू दीज थिंग्स। ओके, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं इस मैगज़ीन के, जैसे ये एसेस होते हैं कि भाई हाउ टू फाइट एन इकोनॉमिक वॉर, द न्यू ट्रेड ऑर्डर, द टेक हाई ग्राउंड, नॉर्थ कोरिया एज इट इज़, हाउ नॉर्थ कोरिया वन, किम्स डेंजरस लिएजॉन्स। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उन पे डिफरेंट ऑथर्स ने लिखे हुए हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस इस जो अपना ये है द न्यू ट्रेड ऑर्डर, उसका राइटर है रॉबर्ट ई, ठीक है ना, और ऊपर जो है हाउ टू फाइट एन इकोनॉमिक वॉर, उसका राइटर है एडवर्ड फिशमैन। ये अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत एक्सपर्ट होते हैं जब ये डिफरेंट ओपेड्स ये लिखते हैं। तो अब जब ये रिसेंटली ये आते हैं ना फॉरेन मैगजीन्स, ये इन्होंने फॉरेन अफेयर्स का मैगज़ीन, इन्होंने ये आर्काइव्स वाला सेक्शन दिया हुआ है, ये लास्ट में 196 पेज पे आर्काइव्स वाला, इन्होंने ये अब लेटेस्ट ऐड किया है ये सेक्शन। इस आर्काइव्स वाले पेज पे ना आप फाइंड कर सकते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स जिन्होंने किसी ना किसी टॉपिक पे लिखा है इस फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में, ठीक है ना। जैसे इसका आर्काइव हम अगर देखें तो इसमें भाई 2005 में, 2005 के जुलाई और अगस्त में किसने लिखा था, रिचर्ड हास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, ठीक है ना। और अपना इनकी इनकी एक दो थ्योरीज़ भी हैं रिचर्ड हास की, आई माइट हैव फॉरगॉटन दीज दोज थ्योरीज, बट रिजीम चेंज एंड इट्स लिमिट्स। अब इसने भी इस पेजेस पे लिखा हुआ है, 2005 में इन्होंने लिखा था रिचर्ड हास ने। तो ये आर्काइव्स का इन्होंने अब से पेज देना स्टार्ट किया है, तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो इसका आइडिया हो जाएगा आपको कि भाई
2005 में रिचर्ड हास ने इस पे क्या लिखा था। तो वंस अगेन मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, किस मतलब क्यों ये इम्पॉर्टेंट है मैगज़ीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैगज़ीन। बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं, पूछते हैं मुझसे कि भाई द लैंग्वेज इन दीज ओपेड्स इज़ सो डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट, नथिंग इज़ ईजियर इन दिस CSS प्रोसेस, but for the sake of reading, for the sake of your own comprehension, you have to read, okay, you have to read at any cost. अब देखें ये फॉर इंस्टेंस ये है एक सिंपल आर्टिकल है, द थर्ड इस्लामिक रिपब्लिक। अब ये काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स हो है ना, वो कहते हैं यार ये डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये समझना मुश्किल है। नॉट अ प्रॉब्लम, बीइंग एन एस्पिरेंट टू एन एस्पिरेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा जो मैं आपकी मतलब आपकी जो स्टैंडिंग है वहाँ तक पहुँच के मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। पहले मुझे भी ये समझ में नहीं आती थी चीज़ें, तो वंस यू स्टार्ट रीडिंग दीज, नहीं आया ना समझ में, यहाँ से आप स्टार्ट करें यहाँ तक ख़त्म करें, नहीं आया समझ में कोई मसला नहीं, फिर से पढ़ें यही सेम 2 पैराग्राफ सिंपल। अब ये एक ही पैराग्राफ है, कंटिन्यू है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये दोनों पैराग्राफ फिर से पढ़ें। आप नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ें, समझ में आ जाएगा, चौथी बार पढ़ें, समझ में आ जाएगा। आई गारंटी यू, मतलब आप व्हेन यू आर ऑन योर 5th अटेम्प्ट वाइल रीडिंग दिस, यू विल कम टू अंडरस्टैंड हाउ दे राइट, ठीक है। तो ये तो पहली बात आपकी हो गई, तो यू हैव टू रीड। और दूसरा जो मेंटेलिटी है, किस मेंटेलिटी से आप रीड कर रहे हैं, ये आप ऐसे समझें कि जैसे प्रेसी वाले पेपर में आप कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज सॉल्व करते हैं ना, जैसे आपको वो पैसेज दिया होता है प्रेसी वाले पेपर में और उससे आपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने होते हैं, वो आप मेंटेलिटी रख के ना वो पढ़ें ये चीज़ें। जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक पैसेज है आपको, ठीक है ना, वो दिया हुआ है, आप यहाँ से आप जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन है, ज़ाहिरी बात है, ठीक है, इसके बॉडी पैराग्राफ्स भी होंगे, ज़ाहिरी बात है। तो उन बॉडी पैराग्राफ्स में इस राइटर ने क्या किया होगा, ज़ाहिरी बात है उसमें इस राइटर ने कोई सपोर्टिंग डिटेल्स दी होंगी। ऑफ कोर्स ऐसे तो कोई नहीं होता ना, अपना जो ओपेड होता है, कोई भी ओपिनियन होता है, वो ऐसे नहीं होता। उसके हर पैराग्राफ में सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं और उसके डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, तो वो सपोर्टिंग डिटेल्स भी होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, उन बॉडी पैराग्राफ्स में फिगर्स होती हैं, लेटेस्ट डेटा होती है। तो हर पैराग्राफ को जब आप पढ़ें तो ये ऐसे समझ के पढ़ें, जो भी अपना ओपेड है ना, जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करें तो वो आपके जहन में हो कि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक मैं आया हूँ, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, लेट्स जस्ट सी, हाँ इधर तक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ से एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसका डिफरेंट टॉपिक पे हो रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ेंगे। देखिए ना, आप ये जो इनकी लिखाई है ना, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इन्होंने ख़त्म किया है, इसके बाद इन्होंने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग न्यू स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ, फ्रॉम दिस लाइन। तो ये जब आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए वाइल रीडिंग दीज थिंग्स कि भाई आई एम रीडिंग इट फॉर द सेक ऑफ अ पैसेज, ठीक है ना। उस पैसेज में इंट्रोडक्शन होगा, उसमें बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, उसमें ये डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ आ गया। फॉर इंस्टेंस यहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब मैं तो पर्सनली ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये जब मैं पढ़ता हूँ तो ये डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ है, मुझे पता चल गया कि ये अब पैराग्राफ डिफरेंट है, ये किसी और चीज़ पे बात करेगा। ऑफ कोर्स टॉपिक वही है, लेकिन कोई और अपना जो है डिटेल पे बात करेगा। तो ये जैसे आपने इंट्रोडक्टरी इसने लाइन दी यहाँ तक, उसके बाद इसने एक फैक्ट दे दिया, तो उसको मैंने अंडरलाइन करके स्टार कर दिया कि ये फैक्ट है। फिर आगे इसने दूसरा फैक्ट दिया, वो मैंने अंडरलाइन कर लिया। तो ऐसे आप इधर तक आएंगे, इधर तक आप पढ़ेंगे, सही है। आपको पता चल गया कि भाई ओके इधर तक इसने, यहाँ तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। जब तक जैसे ना आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ तक पूरा इंट्रोडक्शन था या फिर कोई और चीज़ें भी इसमें थी, क्योंकि ये फॉर ये बोल्ड लेटर्स में इधर लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ये इधर तक इंट्रोडक्शन था। अब पैराग्राफ न्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या न्यू आइडिया इधर से स्टार्ट हो रहा है, इसी ओपेड का न्यू आइडिया इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें से वंस अगेन ये इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, इसके नेक्स्ट जो होंगे वो ऑफ कोर्स सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, वो आप लिखते जाएंगे।
जैसे ये देखें, लाइक फादर लाइक सन, ये ईरान के बारे में अभी लेटेस्ट है, वो उसके बारे में ये लिख रहा है। जैसे ये एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि द ईरान इम्परेटिव, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स दैट आई हैव रेड इन फॉरेन अफेयर्स रिगार्डिंग लेटेस्ट जो चेंजेस चल रही हैं अपने रीजन में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब जब इधर तक मैं आया ना, तो मुझे पता चल गया इस पॉइंट तक तो इसने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन था। फिर इंट्रोडक्शन के बाद इसने क्या किया, ये जो जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने ये एक पास्ट का ओवरव्यू दिया है, जहाँ से ये अपना ईरान यूएस इसराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ है, तो इसने वो पास्ट का एक एग्जांपल दिया है, वहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है कि 2024 से स्कर्मिशेस कैसे स्टार्ट हुई हैं, तो ये सारा उसका हवाला दे रहा है, ठीक है। इन जून 2025, अब ये 2025 वाले स्ट्राइक्स पे आ गई बात, ठीक है ना, क्या हुआ। फिर यहाँ तक जिसको जैसे ही मैंने ये इस चीज़ को पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि शॉर्ट येट डेडली एयर स्ट्राइक्स जो आज तक मतलब 2026 तक यूएस इसराइल ने मिलकर ईरान पे किए थे, वो शॉर्ट स्ट्राइक्स थे बिफोर फरवरी 2026, लेकिन डेडली स्ट्राइक्स थे। अब ये इसकी सारी हिस्ट्री इसने इधर इस पॉइंट तक समराइज़ कर दिया है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के आगे ये क्या कर रहा है, 2026 का जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं वो बताएगा, ठीक है ना। अब ये बता रहा है, इसमें भी इसने कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स दिए यहाँ तक। अब ये देखें, फिनिश द जॉब। अब यहाँ पे ये बताएगा कि आखिर यूएस का एजेंडा क्या है, ठीक है। उसमें ये चीज़ इसने देखें सपोर्टिंग बहुत अच्छी बता दी कि भाई ये इस पैराग्राफ में कि यूएस इसराइल डीप टाइज अगेंस्ट ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज, कि यूएस इसराइल के इतने डीप टाइज हैं, कैसे हैं, इसने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो वर्ल्ड वार 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये इसने एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। फिर ये यहाँ से देखें न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। फिर ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चल गया कि ये पैराग्राफ किसके बारे में कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लिख दी, यूएस इसराइल एम्बिशंस अगेंस्ट ईरान ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब जो 2026 से फरवरी से ये अपना स्ट्राइक्स स्टार्ट हुए हैं यूएस इसराइल के अगेंस्ट ईरान, तो उनमें यूएस इसराइल के एम्बिशंस क्या हैं अगेंस्ट द ईरान, तो ये इस पैराग्राफ में वो राइटर ने ये सारे सम अप किए हैं। तो ये जैसे आप जब पढ़ते हैं ना, तो ये आप जहन में रखें कि ये भाई इससे जो ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये ज़ाहिरी बात है किस और टॉपिक पे होगा, क्यों कोई नई चीज़ पे होगा, ठीक है ना। तो वो कौन सी चीज़ है, वो आपको ढूंढनी है, ये मेंटेलिटी आपने रखनी है। ये आप मेंटेलिटी छोड़ दें कि भाई इसमें वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट है, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होगा फॉर सम पीपल, ठीक है ना, इट्स नॉट अ बिग डील, बट द थिंग इज़ you should have the mentality, you should have let's just say the fire to understand these things, okay। ये सारा दिमाग का खेल है, ठीक है ना। जब आप दिमाग को एक प्रिपेयर करते हैं ना फॉर सर्टेन टास्क, तो वो उसी टास्क में लग जाता है, उसके जहन में वही होता है। अब अक्सर जो है ना एस्पिरेंट्स वो यही कहते हैं कि यार ये फॉरेन अफेयर्स ये या तो फुली यूएस सेंट्रिक है या तो फुली इंटरनेशनल अफेयर्स पे है, मेरा तो आईआर है नहीं, मैं क्यों उठाऊँ, या तो ये मतलब फुली मतलब एक वन साइडेड व्यू देता है। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। आपको ये जब देखें, अब इस आर्टिकल पे बात कर रहा हूँ मैं, ये जब आर्टिकल ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। तो ये अभी नेक्स्ट अपना पैराग्राफ आ गया, तो वो भी मैंने पढ़ा, वो भी मुझे पता चल गया कि भाई उसकी भी मैंने हेडिंग लिख दी कि रिजीम चेंज इज़ ए प्लॉजिबल गोल ऑफ यूएस इसराइल, एज अ प्लॉजिबल गोल, नॉट डायरेक्ट गोल, नॉट द ओनली गोल ड्यूरिंग दिस यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब वो कैसे, वो इस पैराग्राफ में सारी सपोर्टिंग डिटेल्स इसने बताई हुई है, ठीक है। तो ये जब आप ऐसे पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप जब इस मेंटेलिटी के साथ ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग होती है। कॉम्प्रीहेंशन एक तो वो जो प्रेसी वाले पेपर में होती है, ठीक है ना, वो तो 100% आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, सही है ना। दूसरी कॉम्प्रीहेंशन होती है इन जनरल, वो हर पेपर में आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर अराइजिंग, तो इस सिनेरियो में आपकी
अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन का अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस, ऑफ द थिंग्स, ऑफ द स्टेटमेंट्स, ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक आपको वो एक स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, तो ये भी तो सारी स्टेटमेंट्स हैं ना, ये यहाँ से एक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है तो ये यहाँ तक चल रही है, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड with concisely or in a discursive way or in an argumentative way or in any other way, you won't be able to do that। जब तक आपकी ये चीज़ स्ट्रांग नहीं होगी, ये आपकी कैसे होगी? ये जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे तब आपकी स्ट्रांग होगी। और कैसे पढ़ेंगे? इस मेंटलिटी के साथ पढ़ेंगे कि भाई मैंने ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसमें ज़ाहिरी बात है जब से मैं स्टार्ट करूँगा ये पैराग्राफ तो ये इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी क्या चीज़ है? आपकी हेडिंग्स जो है क्वेश्चंस में, वो आपकी यहाँ से बन जाती हैं। जैसे ये मैंने निकाली है, ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा, मैंने इसको कॉम्प्रीहेंड किया, मैंने अंडरस्टैंड किया, उससे मुझे पता चल गया कि इसकी हेडिंग ये होनी चाहिए। अब ये जब मैंने अपने हाथों से ये हेडिंग निकाली, दिमाग से निकाली और हाथों से लिखी मैंने, तो मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर में भी उसके आंसर में कैसे मैंने हेडिंग्स ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात तो एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स में, क्वेश्चंस में, ठीक है। तीसरी बात, फॉर द सेक ऑफ एसे, ठीक है। अब ये जब आप चीज़ें पढ़ते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एकेडमिक है, इसमें एकेडमिक राइटिंग होती है, वो इरेगुलर राइटिंग इसमें नहीं होती। इसमें एकेडमिक, ये सारे रिसर्चर्स होते हैं और हाई लेवल पॉलिटिशियंस होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, जिनकी हाई फाई डिग्रीज़ की हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इनमें गवर्नेंस में इनकी अपना डिग्रीज़ की हुई होती हैं। ये इस जगह पे वो ये ऐसे लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाता है एकेडमिक राइटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है ना। एकेडमिक राइटिंग स्टाइल आपको 110% यहाँ इन चीज़ों से पता चल जाता है। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है, अच्छा, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दीज थिंग्स, दीज ओपेड्स, तो आप एक डिफरेंट सिनेरियोज़ को फेस करेंगे कि यार ये देखो, ये प्रीवियस राइटर ने इंट्रोडक्शन इस वे में लिखा था, देखो कैसे लिखा है, इसने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, फिर करंट अटैक्स पे आ गया है कि ये मतलब इंट्रोडक्टरी जो इसका स्टाइल है वो हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है एज पर द टाइम लाइन, ठीक है ना। अब फिर दूसरा कोई राइटर पढ़ेंगे, दूसरा कोई ओपेड पढ़ेंगे, तो वो आपको पता चलेगा कि यार ये इस राइटर ने जो है स्टार्ट की ये चीज़ वो हुक से स्टार्ट की है, इसने कोई ऐसा डेटा दिया है पहली लाइन में जो मैं मतलब परेशान हो गया है। तो यार ये तो बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है पहली लाइन में, मतलब इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में। तो ये चीज़ें जो इसको हम वैरायटी कहते हैं, ये भी चीज़ें आपको इन पेजेस में मिलेंगी, ठीक है। तो इस वजह से दीज थिंग्स, दीज मैगजीन्स आर सो एसेंशियल फॉर योर रीडिंग इन योर डेली लाइफ। अब इसका एक लाइव एग्जांपल, ये तो देखें मैंने एक अपना मैगज़ीन ले के मैंने आपको समझाया है, लेकिन एक टॉपिक था जो हिलरी क्लिंटन ने लिखा था, इससे प्रीवियस जो फॉरेन अफेयर्स का मैगज़ीन आया हुआ था उस पेजेस में, इससे प्रीवियस वाला मतलब प्रीवियस मंथ्स वाला, तो उसमें हिलरी क्लिंटन ने इन्हीं पेजेस पे कुछ चीज़ें लिखी थी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने वो निकाली और कैसे मैंने उस टॉपिक को प्रिपेयर किया। ये है वो, ठीक है ना। ये फॉर इंस्टेंस ये भी नोट मेकिंग जो है मेरी है, ये ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो वो उसका टॉपिक था, हिलरी क्लिंटन ने ये लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, उससे मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, सिंपल प्लेन, इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया, ऐसे ही पढ़ के, ऐसे ही अपना बॉडी पैराग्राफ्स पढ़े, मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स पढ़े, फिर उसमें से जो सपोर्टिंग डिटेल्स थी, फैक्ट्स थे, एग्जांपल्स थे, वो मैंने निकाले। अब हिलरी क्लिंटन ने लिखा था डेमोक्रेसी एंड जेंडर इक्वालिटी और नॉट सेपरेट इश्यूज़। कितना बेहतरीन टॉपिक है ये, प्रीवियस मंथ के फॉरेन अफेयर्स मैगजीन्स में लिखा हुआ आया था, कितना बेहतरीन टॉपिक है। तो उस पेजेस में हिलरी क्लिंटन ने, ये देखें मैंने लिखा है फॉरेन अफेयर्स मई वाला 2026, ठीक है ना, उस मैगजीन में ये इसने लिखा था हिलरी क्लिंटन ने।
तो पहली बात तो उसने कोटेशन से स्टार्ट की थी, अपने ही उसके लफ्ज़ हैं जो मुझे कोटेशंस लग गए और मैंने कोटेशंस की तरह इधर लिख लिए। तो ये आपका जेंडर में, एसे में, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। कैसे? ये देखिए मैंने एक कोटेशन डाल दी कि ह्यूमन राइट्स आर वुमेंस राइट्स एंड वुमेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ओके, मतलब ये एक स्टेटमेंट उसने दी थी पहले ही लाइन्स में। ये देखें, अब ये डिफरेंट स्टाइल था इंट्रोडक्शन का। जब मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो उसने यही लाइन से स्टार्ट किया था अपना ओपेड। तो ये देखें एक डिफरेंट स्टाइल है अपना इंट्रोडक्शन लिखने का, जो हम एसेस में डिफरेंट स्टाइल से इनकॉर्पोरेट करते हैं कि भाई एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लिखते हैं, जैसे कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, दूसरा कोई डेटा से स्टार्ट करते हैं, तीसरा कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये देखें इसने कोटेशन से स्टार्ट किया, अपने ही लफ्ज़ इतने स्ट्रॉन्ग कि वो कोटेशन बन जाएँ। आपके भी अल्फाज इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वाइल यू आर राइटिंग दैट योर ओन वर्ड्स बिकम कोटेशन फॉर सम पीपल और फॉर द रीडर। ओके, तो ये इस टॉपिक पे उन्होंने सारा लिखा। फिर हर एक पैराग्राफ डिफरेंट अपना एक कंट्री पे था उसका, हिलरी क्लिंटन का जो भी उसका सारा ओपेड का ऐसे था जो इसने लिखा, तो उसमें हर एक पैराग्राफ डिफरेंट कंट्री पे था और डिफरेंट कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ उसने लिखी थी कि हाउ डेमोक्रेसी एंड जेंडर इक्वालिटी आर नॉट सेपरेट इश्यूज़, कि यूएसएसआर में कैसे, अफ़गानिस्तान में ये कैसे है, रशिया में ये कैसे है, बेलारूस में, हंगरी में, तुर्की में, चाइना में, अर्जेंटीना में, यूएस में कैसे है ये चीज़। ठीक है ना। फिर आगे उसने जर्नलिस्ट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, ये उसने ये भी बात लिखी थी कि जर्नलिज्म में कैसे है, ठीक है ना, जेंडर इनइक्वालिटी और डेमोक्रेसी। और फिर वे फॉरवर्ड भी उसने दिए थे, ठीक है ना। फिर यूएन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, उसके बारे में, नमीबिया के बारे में भी, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक। ये देखें पूरा डेटा एक बेहतरीन टॉपिक पे मैंने सिर्फ एक फॉरेन अफेयर्स वाले एसएमए से निकाल दिया। ठीक है, तो ये आप ऐसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऐसे अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं और ऐसे ये रीड करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात, एस्पिरेंट्स ये भी पूछते हैं कि यार ये इसमें तो बहुत सारे जो हैं अपना डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो तो काम के भी नहीं हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे होते हैं जो आपके इतने काम के नहीं होते, वो आपने पढ़ने, मतलब उनमें से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, वो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट रीड दैम। यू शुड रीड दैम फॉर द सेक ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। उसमें से भी कोई ना कोई एक दो चीज़ ऐसी निकल आएगी जो आपको बिल्कुल 100% वो आपके काम की होगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसको खाली एक रीड भी देंगे ना, तो ऑफ कोर्स आपकी जब रीडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन उसके साथ साथ स्ट्रांग हो जाएगी। लाजिम नहीं है कि हर आर्टिकल में से आप 100 चीज़ें निकालें और आपका ये सारा फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन प्रोडक्टिव हो, नो। तभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि करंट अफेयर्स में सिर्फ आप ये देखें ना, अब इसके टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और ये अपना 8 8 और 4 12, 12 और 2 14। डेली आप एक आर्टिकल पढ़ें, ठीक है ना इसका। तो ये मतलब कितने दिनों में, ये आई गेस अराउंड 15 डेज़, 14 to 15 डेज़ में ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा मैगज़ीन। सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट दीज मैगज़ीन्स आर। और ये दूसरा फॉरेन अफेयर्स का मैगज़ीन, ठीक है ना, ये भी ऐसे ही है। इसके भी आप इश्यूज़ ना देखें, डेली एक पढ़ें। इसमें आप डेली एक इशू करेंगे तो ये आपका आधे मंथ में ये दोनों मैगज़ीन्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो यू विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट मंथ्स मैगज़ीन्स। तो तब तक आप या तो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे ध्यान दे दें, डिफरेंट पॉडकास्ट पे ध्यान दे दें। जैसे जॉन मीयरशाइमर के पॉडकास्ट होते हैं, वो करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उसका मैं नाम लिख लूँ, ही इज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ 21st सेंचुरी, जॉन मीयरशाइमर। इसकी एक बहुत अच्छी थ्योरी है ऑफेंसिव रियलिज्म, जो कि आईआर की थ्योरी है, लेकिन इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अपना इंटरनेशनल अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। इसका बड़ा काम इस पे किया हुआ है ऑफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी पे। राइट नाउ ही इज़ ऑन द राइज, कम्प्लीटली ही इज़ ऑन द राइज। तो इसके पॉडकास्ट आप लाजिम देखा करें। तो देखें, मैं ये बता रहा था कि ये भी आर्टिकल्स ऐसे ही देखें ना, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, इसी मैंटेलिटी के साथ पढ़ता हूँ कि यहाँ से ये इसका ना इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो लाजिम नहीं है कि हर जो आर्टिकल है आपका वो काम का निकले, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग हो जाएगी। देखें एक आर्टिकल था, अब देखें ये चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं,
ये भी मैंने पढ़ी है, लेकिन इसमें अंडरलाइनिंग मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की। क्यों? क्योंकि ये फॉर द सेक ऑफ रीडिंग था मेरा, कि ये जब मैं पढ़ रहा था ना तभी मुझे पता चल गया कि इसमें इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ऐसे ही जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं हैं, लेकिन यू हैव टू रीड दैम फॉर द सेक ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन, एंड इन CSS कॉम्प्रीहेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब देखेंगे, एक आर्टिकल था रिसेंटली मैंने पढ़ा, यूक्रेन्स आंसर माइट बी कोसोवो। ठीक है, अब ये बाय द टाइटल मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है लेकिन पढ़ लेता हूँ फिर भी। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो सारे आर्टिकल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई, एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें नज़र आई। तो वो ये थी, देखें, इसमें एक चीज़ बताता है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का इशू है तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ प्लॉजिबल सॉल्यूशंस, 20 पॉइंट फार्मूला, 28 पॉइंट फार्मूला, जो भी हैं वो सारे दिए हुए हैं उन्होंने, और बहुत सारे टीचर्स ने भी दिए हुए हैं। लेकिन अब इसमें ना एक और नई चीज़ इसने बता दी, ठीक है ना, वो यूक्रेन वाले इशू को कोसोवो वाले इशू से रिलेट कर गया, ठीक है ना, ये चीज़ इसमें मैंने पढ़ ली। तो इसका एक और सोल्यूशन मैंने निकाल दिया, ये इस पर मैंने लिख लिया क्योंकि ये एक ही चीज़ मुझे मिली, तो इसमें मैंने लिख ली कि भाई हाउ, दिस इज़ हाउ UNSC resolution 1244 passed in 1999 to solve the dispute of Kosovo can be applied to Ukraine, Russia, where UN forces can guard the disputed region and then later on referendum can be arranged। ठीक है ना, अब ये तो सोल्यूशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई पीस कीपिंग मिशंस आने चाहिए जो उनको गार्ड करने चाहिए, रीजन को गार्ड करें जो डिस्प्यूटेड रीजन है। लेकिन इसने इस बात को ना UNSC रेजोल्यूशन 1244 के साथ रिलेट कर दिया जो कोसोवो पे दिया हुआ था, वो भी सर्बिया का रशिया के साथ ही डिस्प्यूट था, वो भी ऐसे ही सॉल्व हुआ था। डिस्प्यूटेड रीजन जो था उसमें UN पीस कीपिंग मिशंस आ गए थे, वो आज तक कोसोवो ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये जैसे ऐसे रिलेट कर लेते हैं ना चीज़ों को, इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे होते हैं। और फॉर द सेक ऑफ कॉमन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो कहते हैं ना CSS में आपकी एनालिटिकल जो एबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब एनालिटिकल एबिलिटीज़ क्या हैं, व्हाट आर मतलब दोज थिंग्स। जब मैं भी पहले नया था इस प्रोसेस में तो मैं भी यही कहता है कि क्या है एनालिटिकल, मतलब क्या है, व्हाट डू वी हैव टू डू। ओके, ये यही चीज़ है कि आप एक चीज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से पढ़ें और डिफरेंट उसके सॉल्यूशंस निकालें डिफरेंट लेंसेज से। एक प्रॉब्लम है उसको इधर से भी निकालें सोल्यूशन उसका, इसका इधर से भी निकालें, उधर से भी निकालें, इधर से भी निकालें, इधर से भी निकालें, इधर से भी निकालें। तो ये है एक एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ एनीवन टू सॉल्व एनी इशू। ये चीज़ें तब आती हैं जब आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग थ्रू बुक्स और थ्रू दीज थिंग्स। For current affairs, these things are marvelous. These both magazines are marvelous. I would highly recommend to anyone who wants to get a good grip on their current affairs or on their analytical abilities. तो इससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ये मैंने एक पढ़ा था, अब ये दूसरे आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने पढ़ लें, उसमें से भी आप ऐसे ही मतलब जैसे अगर किस आर्टिकल में से एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो आप ऐसे लिख लें, बात ख़त्म। ये आपको चिपका दें अपनी वॉल पे जो भी आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखें इसके नीचे भी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वो उसमें से भी एक ही चीज़ मैंने निकाली थी जो इम्पोर्टेंट थी, बकाया सिर्फ मैंने फॉर द सेक ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द सेक ऑफ माई रीडिंग वो मैंने पढ़ा लाजिम पढ़ा, क्योंकि मुझे समझना था कि क्या कह रहा है राइटर जो भी है। तो ये एक स्टेटिस्टिक्स उसने दिया था कि फॉसिल फ्यूल्स कंटिन्यू टू सप्लाई मोर देन 80% ऑफ ग्लोबल एनर्जी, ठीक है ना, ये फॉरेन अफेयर्स में लिखा था। उसका आर्टिकल का नाम था द शॉक वेव्स ऑफ ईरान, कि ईरान के शॉक वेव्स क्या हैं। उसके शॉक वेव्स यही हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, दुनिया जो है अभी तक फॉसिल फ्यूल्स पे 80% चल रही है, तो ऑफ कोर्स जब इतना एक स्ट्रॉन्ग जो गेटवे है ऑफ एनर्जी वो बंद हो जाएगा तो कितना वो नुकसान होगा सारी दुनिया को। तो ये दूसरा एक लफ्ज़ मैंने पढ़ा था, ये भी बहुत ही अच्छा था, एनर्जी ऑटॉर्की, लाइक एनर्जी इंडिपेंडेंस। कितना डिफ़िकल्ट है एनर्जी इंडिपेंडेंस इन टुडेज़ वर्ल्ड। आजकल की जो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स पे बहुत इर्द गिर्द, मतलब उसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड जो चीज़ें एनर्जी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या फिर एनर्जी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं वो आप लाजिम पढ़ें, उससे आप गो थ्रू लाजिम करें। अब यही इस पे ही एक आर्टिकल था इस फॉरेन अफेयर्स में, ये है इस फॉरेन अफेयर्स में द ईरान शॉक जो है 30 पेज पे,
यही जो है ये इसी पे लिखा हुआ था जिसका मैंने आपको बताया है। नहीं, इसके बाद में था एक, ये था, ठीक है ना। ये बहुत, अब देखें यहाँ से मैंने एक इंट्रोडक्शन यहाँ से मैंने पढ़ा, स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं आया। अब ये लाइन देखें, ये लाइन बहुत अच्छी है। ये आप अपने ऐसे में एज अ हुक, या फिर आप अपने किसी क्वेश्चन के आंसर में एज अ हुक सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अट्रैक्ट दैट अटेंशन ऑफ द रीडर। जैसे द वर्ल्ड हैज़ नेवर एस्केप्ड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ ऑयल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो ऑयल जियोपॉलिटिक्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब यहाँ से आपके MCQs भी तैयार हो जाते हैं कभी कभी, देखें ना। ये देखें यहाँ से फॉर इंस्टेंस का आपका MCQs तैयार हो गया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो 1974 में बनी थी, ठीक है ना। ये आपका MCQs भी बन गया। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम जस्ट रीडिंग दीज आर्टिकल्स, ठीक है ना। अब इसने वे फॉरवर्ड दिए हैं कि हाउ टू अवॉइड द डायलेमा ऑफ एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, उसमें 1 2 3 4 5 ये वे फॉरवर्ड हैं इसके। अब हर तकरीबन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में ये वे फॉरवर्ड भी देते हैं, जब एक अपना प्रॉब्लम देते हैं तो उसके साथ वे फॉरवर्ड भी देते हैं। तो उसमें वे फॉरवर्ड आपके इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने हर आंसर में, और अपने हर अपना मोस्ट ऑफ द एसेज में आप अपने वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई हैव पर्सनली डन इन मैनी ऑफ माई एसेज एंड मैनी ऑफ माई क्वेश्चंस दीज टाइप ऑफ वे फॉरवर्ड्स दैट आई हैव रेड फ्रॉम दीज पेजेस, ठीक है ना। ये पहला, जैसे ये भी आपको तब पता चलेगा जब आप इस मेंटेलिटी के साथ पढ़ेंगे कि भाई देखें यहाँ से वे फॉरवर्ड स्टार्ट हो रहा है। जैसे इसकी लाइन ही देखें ना, बेसिक लाइन है, देयर आर बेटर सोल्यूशंस दैन रिट्रीटिंग फ्रॉम मार्केट्स। अब इससे पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट सोल्यूशंस देगा, ठीक है ना। उसमें पहला सोल्यूशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको पता चल जाएगा आपको तो कि ये अब नेक्स्ट सोल्यूशन आ गया, ये अब फिफ्थ जो है। अब देखें ये फाइनली, अब हम भी तो ऐसे ही राइटिंग करते हैं ना, हम लिखते हैं कि भाई देयर आर मल्टीपल सोल्यूशंस टू द इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स अराउंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड ऑयल, ठीक है ना। However, there are certain comprehensive way forwards that can be adopted by the world leaders or the regional players that might help us evade these energy shocks, ठीक है ना। तो उसमें पहला आपने सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, थर्ड, देन फाइनली, ठीक है ना। द मोस्ट ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी लाइज इन यूजिंग लेस एनर्जी। अब ये भी एक सोल्यूशन है, वे फॉरवर्ड है। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और दिस इज़ हाउ दीज मैगजीन्स और इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो आई विल डिस्क्राइब ऑन क्वेश्चन अटेम्प्टिंग, इंशाल्लाह कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू।